की शुरुआत महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। 2 चरण में झारखंड में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव के नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। एक चरण में मतदान होगा महाराष्ट्र में 20 नवंबर को, 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होगा, 11 और 13 नवंबर को, और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। हमारे साथ राजीव सिंह जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता मुंबई से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, एक चरण में अब चुनाव होने वाला है, लेकिन वहां पर राजनीतिक दलों में पहले से ही बैठकों का दौर जारी था, अब और हलचल तेज होगी। बिल्कुल, देखिए चुनावी दंगल शुरू हो गया है महाराष्ट्र में आज से आधिकारिक तौर पर, और अब कह सकते हैं कि कल से ये बिगुल बजने के बाद में अब मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों पर भी चुनावी रैलियों से लेकर नेताओं के भाषण का शोर सुनाई देगा। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है, बैठकों की बात है, तो अभी तक दोनों ही जो प्रमुख गठबंधन है, चाहे महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो, दोनों ही गठबंधन की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर ना तो सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया है और ना ही कैंडिडेट के उम्मीदवार कैंडिडेट तय किए गए हैं। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है, लगातार जो गठबंधन की तरफ से बातें कही जा रही है उसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में दोनों ही गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का भी ऐलान कर दिया जाएगा। साथ साथ में जो उम्मीदवार हैं वो भी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों ही गठबंधन, अगर हम सिर्फ महायुति की बात करें तो उनका कहना है कि लगभग 80% चीज़ें तय हो चुकी हैं, 20% जो है वो बाकी हैं, तो आने वाले समय में उसे भी बातचीत करके सुलझा लिया जाएगा। जैसा कि कल अमित शाह ने बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ में दिल्ली में बैठक की, उसके बाद में आज महायुति की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी दोपहर को, लेकिन टल गई क्योंकि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे की आ गई। उसके बाद में बीजेपी और तमाम एनडीए के नेताओं ने इस बैठक को टाल दिया। महाविकास आघाड़ी के भी नेता कह रहे हैं कि बने रहे आप, यानी 80% तक बातचीत तय हो गई है, लेकिन 20% अभी बचा हुआ है। यही जो 20% होते हैं इसमें काफी दिक्कत हो जाती है। आप बने रहे हमारे साथ। तो देखिए, महाराष्ट्र में चुनावी दंगल की आधिकारिक घोषणा हो गई है, जो कि राजीव बता रहे थे। विपिन चौबे हमारे संवाददाता आपको दिख रहे होंगे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, और साथ ही हमारे साथ अमोद राय भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन यूपी से जो बड़ी खबर है वो है कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। यूपी में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। यूपी की मिल्कीपुर सीट, जो कि अयोध्या में पड़ती है, उस सीट के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर है, जिसकी वजह से अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। तो आप देख रहे हैं अयोध्या के सांसद यहां पर अवधेश प्रसाद सिंह को और इनके बेटे को ही समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए टिकट दी है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव अपने आप में उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन अब क्योंकि वहां पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए भी ये अपने आप में सुर्खियों में है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। अमोद राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ, किसने डाली है याचिका, क्या कारण है, बताइए जरा। देखिए, मिल्कीपुर को लेकर एक याचिका डाली गई है कि अभी वहाँ विधानसभा चुनाव नहीं होना चाहिए, उसको लेकर आज चुनाव आयोग ने उसको घोषणा नहीं किया है। और बाकी के जो उत्तर प्रदेश के 9 सीट हैं उस पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो आज चुनाव आयोग के इस फैसले पर सबकी निगाहें थी कि मिल्कीपुर पर क्या होता है, तो आज उसने इसमें निष्पक्षता लेते हुए उसने मिल्कीपुर में होने वाले चुनाव को रोक दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चीज़ की सबको प्रतीक्षा थी कि उत्तर प्रदेश में जो बाकी के जो सीटें हैं उन पर कब चुनाव होती है, तो उसका आज ऐलान हो गया। और ये एक महत्वपूर्ण घटना है कि मिल्कीपुर में अब कब चुनाव कराया जाएगा, कैसे चुनाव होगा, क्या याचिका करता है जो उनके बात को फिर से सुना जाएगा। ठीक है अमोद, आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का 10 सीटों का उपचुनाव अपने आप में बहुत खास है, और उसमें भी मिल्कीपुर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। विपिन, अब मिल्कीपुर पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा ना होना, क्या यह ज्यादा बड़ी खबर हो गई है? क्या प्रतिक्रिया मिल रही राजनीतिक हलकों से? जी बिल्कुल, क्योंकि सबकी निगाह अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर थी, क्योंकि अयोध्या प्रतिष्ठा का विषय है बीजेपी और पूरी सरकार के लिए। अयोध्या हारने का इम्पैक्ट पूरी सरकार पर हुआ था और ये कहा गया था कि अयोध्या में इतने काम, इतने अनाउंसमेंट, इतनी योजनाएं ले जाने के बाद अगर आप हारते हैं
तो कहीं ना कहीं जनाक्रोश आपके खिलाफ है। और 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो मिल्कीपुर एक बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है और ये माना जा रहा था कि ये जो 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा ये 2027 से पहले सेमीफाइनल होगा उस मैच का, और इसमें पलड़ा किसका भारी है ये बताएगा कि कौन सा दल किस तरफ जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में 9 सीटों पर चुनाव घोषित होना अब छोटी खबर हो गई है, बल्कि मिल्कीपुर पर विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित ना होना यह बड़ी खबर हो गई है। अब राजनीतिक हलकों में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू होंगे कि जानबूझकर रोका जा रहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह क्लियर कर दिया है कि एक याचिका लंबित है, लंबित होने तक हम उस पर टिकट हम उस पर इलेक्शन की डेट घोषित नहीं कर सकते हैं। तो मिला जुला कर प्रतिष्ठा का सवाल न सिर्फ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। यह तारीख कब घोषित होगी, कैसे उस पर चुनाव लड़ा जाएगा ये देखना होगा, लेकिन यह जरूर है कि अब 9 सीटों को छोड़कर पूरा ध्यान मिल्कीपुर पर होगा और मिल्कीपुर कौन जीतेगा इस पर अब चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद यह तय होगा। जी ठीक है विपिन, आप रहिए हमारे साथ क्योंकि अमोद राय भी इस वक्त हमारे साथ है। अमोद, महाराष्ट्र में भी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कब तक गठबंधन जो है महायुति उसकी तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान कब तक हो जाएगा क्या, क्योंकि कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, क्या लगता है आपको कब तक हो सकता है गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान? देखिए गौरव, महाराष्ट्र को लेकर कल एक मैराथन बैठक हुई बीजेपी मुख्यालय में। 4 घंटे से ज़्यादा देर तक ये बैठक चली और इसमें तकरीबन बीजेपी के 110 नामों को लगभग लॉक कर दिया गया है, जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनके नामों पर। कल जो है बुधवार को बीजेपी सीईसी की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, और उसमें उन उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम रूप से मुहर भी लगा दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कल देर रात या परसों तक वहां की पहली सूची आ जाएगी। जिन विधायकों को टिकट देना कंफर्म है उनके नाम उस सूची में होंगे ही, साथ ही कुछ ऐसे लोगों के भी नाम उसमें होंगे जिनको चुनाव लड़ाना कंफर्म है। तो ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की पहली सूची जो है बीजेपी की वो बृहस्पतिवार या शुक्रवार तक आ जानी चाहिए। इसके साथ ही जहां तक सीट शेयरिंग की बात है तो कल देवेंद्र फडणवीस या अन्य जिन नेताओं से बातचीत हुई उनका कहना है कि 90% हमारा सीट शेयरिंग हो चुका है, 10% की जो बात है वो भी हो जाएगी। और ये आज का जो दिन है इसमें निश्चित तौर पे तीनों ही महायुति के तीनों ही नेता मिले थे और बाकी की सीटों पर भी चर्चा हो चुकी है। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी कोई कह रहा है 10% बाकी है, कोई कह रहा है अभी 20% बाकी है, लेकिन ये आखिरी जो 10 से 20% है उसमें क्या होगा वो वहीं पर मामला अटका हुआ है। लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद संजय राउत ने क्या कहा ये वो सुन लेते हैं। आघाड़ी के गठबंधन के द्वारा हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव जी की शिवसेना है, राष्ट्रवादी की पवार साहब की राष्ट्रवादी है और बाकी हमारे मित्र पक्ष है, सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में है। जल्द से जल्द हमारा सीट का बंटवारा जल्द से जल्द होगा, उसका हम डिक्लेरेशन जल्द से जल्द करेंगे। मोदी जी उस वक्त विदेश में नहीं है तो सिंगल फेस में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है और इंतज़ार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। और विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव सिंह मुंबई से बने हुए हैं, आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, खास करके महाराष्ट्र में सरगर्मियां जोरों पर नजर आ रही हैं। आज ही हम अपने दर्शकों को बयान दिखा रहे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, जिसमें वो कह रहे थे मेरी दाढ़ी को मुझको हल्के में लेने की भूल मत करना, मैं क्या कर सकता हूं ये हर कोई देख चुका है, सरकार को हटा दिया था। महाराष्ट्र को लेकर खास करके बीजेपी का फोकस किन मुद्दों पर नजर आ रहा है? समीर, बीजेपी महाराष्ट्र में पिछले 2 महीनों से लगातार सोशल इंजीनियरिंग का काम कर रही है और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था महाराष्ट्र में और उसका पूरा अध्ययन करने के बाद वहाँ कहाँ कमियां रहीं उस पर आरएसएस और बीजेपी दोनों ही के लोग ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया सबसे पहले
कि जो हार के कारण है लोकसभा में उसके क्या रहे। बीजेपी ने ये पाया कि तकरीबन 7 से 8 लोकसभा ऐसे थे जहां पे 4 विधानसभा में बीजेपी ने चुनाव जीता, लेकिन 5वें में मार्जिन इतना बड़ा हो गया कि वहां 3000, 4000, 5000 से बीजेपी हार गई। यानी बीजेपी ने देखा कि विधानसभा वाइज उसको बढ़त है, लेकिन लोकसभा में वो चुनाव हार गई। तो उसको कैसे दुरुस्त करना है, उसके लिए कैसे मजबूती लानी है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने वहां जो सोशल इंजीनियरिंग किया, महाराष्ट्र में ओबीसी की 352 जातियां हैं, उसके अलावा एससी की 49 जातियां हैं, इसके अलावा एसटी की 26 जातियां हैं, घुमंतु 29 जातियां हैं। इन सभी जातियों के वोट बैंक को साधने के लिए ग्राउंड पर जाकर उनके नेताओं से मिलना, उनके लिए कार्यक्रम चलाना, उनके लिए सरकार की तरफ से घोषणाएं करना, ये काम किए गए हैं। और उनको इंटैक्ट रखने के लिए भूपेंद्र यादव जो महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी हैं, सोशल इंजीनियरिंग के उनको मास्टर माना जाता है। और ओबीसी, एससी, एसटी वोट को कैसे अपने साथ बीजेपी पुनः जोड़ पाएगी, उसका पूरा प्रबंध वो कर रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी इस बार कोई 2 चरणों में चुनाव होंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। देखिए, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराना ये भी एक इलेक्शन कमीशन की बड़ी कामयाबी के तौर पर माना जाएगा, क्योंकि बड़ी तैयारी के साथ झारखंड जैसे क्षेत्र में, जैसे स्टेट में 2 चरणों में तैयारी है चुनाव करवाने की। अमोद, झारखंड की हम बात करने जा रहे हैं। हमने महाराष्ट्र की बात की, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक सीट है मिल्कीपुर। उसकी बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि उस पर अभी ऐलान ही नहीं हुआ है। लेकिन झारखंड में चुनाव को लेकर चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टी, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए बहुत अहम है झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने बहुत जबरदस्त मैंडेट हासिल किया। लेकिन हम ये कहें कि अगर झारखंड और महाराष्ट्र में नतीजे बेहतर आते हैं तो ये बीजेपी की उस लहर को कमजोर करने की ओर जो बातें हो रही थी, कमजोर करेंगे झारखंड विशेष तौर पर, महाराष्ट्र खास तौर पर। निश्चित तौर पे देखिए, बीजेपी इस बात को समझती है कि लोकसभा में चुनाव के अनुकूल परिणाम नहीं आने की वजह से उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे नीचे गिरा और वो मनोबल हरियाणा में चुनाव के साथ कैसे उठा है। बीजेपी इस बात को जानती है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में अगर सरकार वो बनाती है या बेहतर परफॉर्म करती है तो उससे एक बार फिर से उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल आगे बढ़ेगा और पार्टी अपने पोजीशन को बरकरार रख पाएगी आगे लंबे समय तक। इस बात को जानती है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जहां तक झारखंड की बात है, 7 तारीख को एक लंबी बैठक हुई थी जेपी नड्डा के घर पे, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री वहां मौजूद थे और झारखंड की पूरी कोर टीम मौजूद थी। उसमें उम्मीदवारों के नाम की प्राथमिक चर्चा उसमें हुई और लंबी चर्चा हुई। उसके बाद आज सुबह से लगातार झारखंड की कोर टीम के साथ जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं बैठक कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय में जहां मैं मौजूद हूं, यहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 7 बजे होगी, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं आएंगे और झारखंड के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी चूंकि 81 सीटों में से लगभग 68-69 सीट लड़ना चाहती है, लेकिन देखना होगा कि वहां चूंकि सुदेश महतो एक बड़े उसके एलाइज हैं, आजसू उनकी पार्टी है और सुदेश महतो को 9 से 11 सीट देने की चर्चा है। उसके साथ ही जेडीयू को 2 सीट देने की चर्चा है। चिराग पासवान बहुत दिन से मांग कर रहे थे अपने लिए भी सीट की, संभव है बीजेपी उनको भी 1 सीट दे। उस स्थिति में बीजेपी 68 सीट लगभग झारखंड में लड़ेगी और उसके लिए आज पहली बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की जा रही है और इसमें अधिकारिक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अकेले लड़ना नहीं, सबको साथ लेकर लड़ने वाला है। तो देखना होगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और खास तौर पर उपचुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों की तैयारियां क्या हैं। शुक्रिया आप सभी का। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा है कि झारखंड में मौजूदा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। जुबा ठगे गए हैं, महिलाओं को एक तरीके से ये कहा जाए कि प्रलोभन चुनावी दृष्टि से दे करके
खुद को फिर से सत्ता में आने का एक नापाक इरादे दिख रही है। मैं अभी पीछे नागपुर गया था, अपने मंदिर में जाना था मेरे को, मैं गया था, तो महाराष्ट्र के वर्कर एकदम रेडी हैं। ये चुनाव किसके लिए होते हैं? जनता के लिए चुनाव होते हैं। जनता का परसेप्शन अगर इस मशीन के प्रति ठीक नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को जन भावना का ख्याल करते हुए उनको नॉर्मल बैलेट से करा देना चाहिए। और झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या कहा है, आइए अब ये सुनते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड के लिए जो 2 तिथियों का निर्धारण किया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं और पूरी तरह हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। गठबंधन सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अनगिनत उपलब्धियां हैं जो एक एक जनता जानती है। इसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय नेतागण भी, कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी को गवर्नमेंट की उपलब्धियों से अवगत करा दिया गया है। और सबसे ज़्यादा अभी जो जिले में घूम घूम कर हमारे माननीय मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मैया सम्मान योजना से लेकर, जितने भी अबुआ आवास से लेकर, सर्वजन पेंशन से लेकर, या आपका ऋण माफ़ी 2 लाख रुपये का, वह बहुत ही उल्लेखनीय है और एक एक जनता इस चीज़ को जानती है। इसलिए जनता मन बना ली है झारखंड की, पुनः गठबंधन की सरकार को हम लोग लाएंगे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के बहराइच में हालात अब काबू में हैं। शहर को कई जोन्स में बांट दिया गया है ताकि उपद्रवियों पर नजर रखी जा सके। प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। बहराइच में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन नियंत्रण में है। घटना के बाद उपद्रवियों की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस का भारी अमला हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात है और पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। जनपद बहराइच में जो अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और पूरे एरिया को जोन्स में और सेक्टर्स में विभाजित कर दिया गया है। इसके साथ हर जगह पे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि प्रभावित इलाकों में फिर से हिंसा जैसी घटना न दोहराई जाए। जो अराजक तत्व है, जिसने भी किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाई है, उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी पीड़ित परिवार है उसे पूरी तरीके से सहायता भी दी जाएगी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। बहराइच में रात में ही पीएसी की 12 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ और आरएएफ भी तैनात है। पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के बहराइच में कल हिंसा के दौरान आगजनी में एक बाइक शोरूम को जला दिया गया। आज टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे वहां पहुंचे। अभी इलाके में क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 13 अक्टूबर को बहराइच के जिन इलाकों में हिंसा फैली, उसके बाद 14 अक्टूबर को जमकर बहराइच के इस इलाके में हिंसा हुई है और गाड़ी के मोटर बाइक के उस शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया गया जो इस इलाके से, हिंसाग्रस्त इलाके से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। हम आपको अब उस शोरूम के अंदर लेकर आते हैं जहां पर दर्जनों बाइक एक साथ रखी गई हैं और अभी भी इस शोरूम पे धुआं, धूल और इसके अलावा ताप महसूस किया जा सकता है। ये देखिए, ये हीरो मोटर बाइक कंपनी का शोरूम है और एक बाइक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बाइकें इस तरफ है। इसके अलावा 12, 13, 14, 15 उसका कुछ स्कूटर्स इधर हैं, स्कूटीज हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 लगभग 30 गाड़ियां ऐसी हैं जो इस पूरे शोरूम में एज अ शोकेस यहां पर रखी गई थी, लगाई गई थी, खड़ी की गई थी, लेकिन इस पूरे शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। ऊपर का उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा के घर वालों से लखनऊ में मुलाकात की। सीएम ने पीड़ित परिवार का दर्द सुना। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार का दर्द सुना। पीड़ित परिवार ने सीएम से मदद की गुहार लगाई। रामगोपाल मिश्रा के पिता कैलाश नाथ ने कहा, मेरा तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। मैंने अपना बेटा खो दिया है। मेरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोषियों को उनकी सजा मिलनी चाहिए। सीएम योगी से मुलाकात के दौरान रामगोपाल के माता पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए। योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि इस मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। साथ ही मृतक रामगोपाल मिश्रा को आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया गया। इस दौरान महर्षि विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से बात की, संवेदना व्यक्त की
और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार को सहायता, मुख्यमंत्री आवास, अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई घटना में करने का वादा किया। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी हरीश कुमार बालकराम को पकड़ा है। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम जीशान सिद्दीकी के दफ्तर भी पहुंची। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में जांच एजेंसियां हर एंगल को खंगाल रही हैं। आज क्राइम ब्रांच की टीम बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम यहां सीसीटीवी खंगालेगी और दूसरी जरूरी चीजों की तलाशी ले रही है। इस बीच शूटर धर्मराज कश्यप के पकड़े जाने का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पकड़े जाने के दौरान झाड़ियों में छिप गया था। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस बहराइच के रहने वाले हरीश और अनुराग को अपने साथ मुंबई ले गई है। ये दोनों आरोपी धर्मराज कश्यप के साथ कबाड़ का काम करते थे। बाबा सिद्दीकी शूटआउट के तार महाराष्ट्र के 3 जिलों से जुड़े हैं। अब जांच में पता चला है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश पुणे में रची गई थी। इसके लिए बैठकों का कई दौर चला था। शूटरों को बाबा सिद्दीकी की फोटो दी गई। इसमें पुणे के प्रवीण लोणकर, शुभम लोणकर की अहम भूमिका पाई गई। दोनों ने शूटरों को पैसा और साजो सामान दिया। मीटिंग के लिए जगह का भी इंतजाम किया। हमलावरों ने रेकी के लिए मोटरसाइकिल खरीदी। सूत्रों से पता चला है कि हमलावरों को पुणे में ही बाबा सिद्दीकी की एक फोटो और फ्लैक्स बैनर मुहैया कराया गया था। फ्री सुविधाओं के वादे पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई गई। चुनाव से पहले मुफ्त वाले वादों को रिश्वत घोषित कर रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। मुफ्त की योजनाओं के वादों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इस मामले पर नोटिस जारी किया है। चुनावों में मुफ्त की रेवड़ी पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। कर्नाटक के शशांक जे श्रीधर ने याचिका के जरिए मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाने की गुजारिश भी की गई है। कोर्ट ने पुरानी याचिकाओं के साथ आज की याचिका को सुनवाई के लिए मर्ज कर लिया। श्रीधर के वकील ने याचिका में कहा कि चुनाव के बाद फ्रीबीज की योजनाओं को पूरा करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है जिस पर वोट हासिल किए गए थे। मुफ्त योजनाएं और कैश देने के वादे रिश्वत देकर वोट देने के लिए प्रेरित करने की भ्रष्ट प्रथा है। राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं को कैसे पूरा करेंगे ये नहीं बताते। इससे सरकारी खजाने पर बेहिसाब बोझ बढ़ता है। ये वोटर और संविधान के साथ धोखाधड़ी है। इसलिए इस पर रोक के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में चुनाव से पहले मुफ्त वाले वादों को रिश्वत घोषित कर रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के गांव में लगी आग से करीब 70 परिवारों का आशियाना छिन गया है। अब उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। देखिए TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। इस समय जहां पर मैं मौजूद हूं ये एक कम्युनिटी किचन है जो उन लोगों के लिए यहाँ पर काम कर रही है, उन लोगों के लिए यहाँ पर खाना बना रही है जिन लोगों के घर इस त्रासदी में पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं। उनका आशियाना छिन चुका है। तकरीबन 80 ऐसे परिवार हैं। 80 परिवार यानी कि तकरीबन 200 से 300 लोग। यहाँ पे आप देखिए कि दाल बनाई गई है, न्यूट्री बनाई गई है, चावल बनाए गए हैं और यहाँ पे लगातार जो फूड डिपार्टमेंट है वो लगातार काम कर रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार काम कर रही है। कितने लोगों के लिए खाना बना रहे हैं सर? 8 डिश को 800 लोगों के लिए 800 लोगों के लिए खाना बन रहा है। इसमें सिक्योरिटी भी आ जाएगी। लोकल तो जो जले हैं उनके लिए तो बन रहा है। इसमें सिक्योरिटी भी आ जाएगी। जो आप बाहर से आए हैं यहाँ पर जिन लोगों की हेल्प के लिए उनके लिए भी खाना बन रहा है। आज से शुरू हुआ कि कल रात? कल रात से शुरू हुआ है। कल हाँ 11:30 बजे रात को 11:30 बजे बंद किया और सुबह 5 बजे से फिर शुरू हुआ है। 6G तकनीक की दौड़ में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है। भारत ने इससे जुड़ी तकनीक का पेटेंट दाखिल कराने में दुनिया भर में 6वां रैंक हासिल किया है। भारत 5G को रिकॉर्ड समय पर लागू करने के बाद अब 6G तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। मोदी सरकार 2030 तक भारत को 6G तकनीक के डिजाइन और विकास के क्षेत्रों में अग्रणी देशों में स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब तक 6G से जुड़े 188 पेटेंट करा चुका है और अगले 3 साल में 6G तकनीक से जुड़े पेटेंट कराने में भारत 10% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है।
इस टारगेट को पूरा करने के लिए मोदी सरकार भारत 6G विजन और भारत 6G अलायंस जैसे मिशन पर पहले से काम कर रही है। भारत को डीपी टेक लीडर बनाने के लिए वायरलाइन और इंटेलिजेंट वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर खास जोर है। वायरलेस तकनीक की अगली पीढ़ी को आकार देने की दौड़ में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दिल्ली में 24 अक्टूबर तक चलने वाले WTSA 2024 सम्मेलन की अगुवाई खुद भारत कर रहा है। इस सम्मेलन में 190 देशों के दूरसंचार एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं। एशिया में पहली बार हुआ है सम्मेलन। 6G तकनीक पर होगी चर्चा, AI और बिग डेटा के भविष्य पर होगी चर्चा। भारत जल्द से जल्द 6G हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। और देखिए, मणिपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मणिपुर पर गृह मंत्रालय ने एक अहम बैठक की है। कुकी और मैतेई के साथ नागा समुदाय के MLA भी शामिल हुए हैं। बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। गृह मंत्रालय के वार्ताकार AK मिश्रा भी इसमें मौजूद थे। बैठक में मणिपुर के 10 MLA भी शामिल हुए। मणिपुर एक लंबे समय से अशांत है और वहां पर शांति कैसे स्थापित की जाए, इसको लेकर गृह मंत्रालय के साथ कुकी, मैतेई और नागा समुदाय के लोगों के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई है और कुछ 10 MLA भी इसमें शामिल हुए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताइए इस बैठक में क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, देखिए मणिपुर में शांति बहाली के लिए आज एक प्रयास किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जहां एक प्लेटफॉर्म पर तमाम जो समुदाय से जुड़े हुए MLA थे उनको बुलाया गया, उनकी एक मीटिंग करवाई गई। इसमें 9 मैतेई समुदाय से जुड़े हुए MLA थे, 4 नागा और 5 कुकी समुदाय के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, जहां पर तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये बैठक चली है नई दिल्ली में। और उस दौरान संबित पात्रा समेत कुछ अन्य MHA से जुड़े अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा बने। हालांकि निष्कर्ष क्या रहा बैठक का, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बैठक की जो दिशा थी वो सकारात्मक रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी बैठक मणिपुर को लेकर, शांति स्थापित करने को लेकर गृह मंत्रालय में हुई है।